नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमान बलवंत कुमार शर्मा जी। आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर रह चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार सर। सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा जन्म 12 फरवरी 1949 को जम्मू तहसील में अमरपुरा ग्राम में हुआ। जी। मेरे पिताश्री 1932 में उदयपुर आ गए थे। ओके। हमारा गांव से संबंध आज भी वैसे ही है, पूर्ववत है। जी। और उन्होंने अपना धंधा स्टार्ट किया और हम कुल मिला के 4 भाई हैं। जी। तो चारों का अलग अलग अपने अपने व्यवसाय हैं। जी। और उन्हीं की प्रेरणा से हमने पहले तो धंधा किया और धंधा करने के बाद में फिर अपनी अपनी एक्टिविटी में डाइवर्ट हो गए। जी, बहुत बढ़िया। सर, शिक्षा के बारे में बताएं। मैंने प्राइमरी एजुकेशन मेरी प्राइवेट स्कूल में हुई। उस ज़माने के अंदर फतेह विद्यालय हुआ करता था। उसके बाद में फतेह स्कूल से मैंने 10th की और फिर MBA कॉलेज से हमने BSc की। जी। उसके बाद में व्यवसाय की शुरुआत के बारे में। हाँ, व्यवसायिक पिताजी के व्यवसाय में जुड़े और जुड़ने के बाद में धीरे धीरे हमने अपना उस परंपरागत व्यवसाय को छोड़ के जो भाई तैयार होते गए जी। ट्रैक्टर लाइन में और ऑटोमोबाइल लाइन में जी। डाइवर्ट हमने। जी। उदयपुर में हमारा बेस कैंप उदयपुर रहा है एक तरह से। अच्छा सर, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर रहे हैं, तो क्रिकेट में आपका रुझान कैसे हुआ? आप क्रिकेट में मैं तो अगर मुझे आप सीधे शब्दों में पूछें तो मैं यही कहूँगा कि मेरा जीवन ही क्रिकेट को समर्पित था। हाँ। बचपन में जब पिताजी से कुछ पॉकेट एक्सपेंसेस मिलते थे जी। तो उस ज़माने में स्पोर्ट्स एंड पास टाइम आती थी हिंदू पब्लिकेशन की, मद्रास से। अच्छा। तो उदयपुर में 4 किताबें आया करती थी, वो 38 पैसे में। तो 4 में से 1 किताब मेरे यहाँ आती थी। अच्छा। तो शुरू से स्पोर्ट्स का और स्पेशली क्रिकेट का मेरे को शौक रहा है। जी। और पिताजी भी हमें प्रोत्साहन नहीं देते, तो रोकते भी नहीं थे। जी। और धीरे धीरे हम खेलने का काम भी करते, अपना काम भी चलाते। जी। और आगे बढ़ते बढ़ते जब क्रिकेट में रुचियाँ और बढ़ी जी। तो मैं पहले डिस्ट्रिक्ट पैनल पे, फिर स्टेट पैनल पे और फिर नेशनल पैनल पे जी। 1990 में जी। पूरे राजस्थान से मैं एक ही सेलेक्ट हुआ था। बहुत बढ़िया। तो इसमें भी आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि क्रिकेट एम्पायरिंग का जो एग्ज़ाम होता है उसकी 3 स्टेज होती हैं। जी। पहली स्टेज है आपकी रिटन टेस्ट। अच्छा। उसमें आपको एटलीस्ट 90% पासिंग मार्क्स चाहिए। अच्छा। फिर होती है आपका प्रैक्टिकल, उसमें 95% चाहिए। अच्छा। फिर होता है आपका मेडिकल। इन सब तीनों बाधाओं को पार करने के बाद में फिर आप एम्पायर बनते हैं पैनल पे। बहुत बढ़िया। और आप लोगों की समाज में, तो मैं इस मामले में जरूर कहूँगा कि हमारा तो समाज इस मामले में तो थोड़ा वैक्यूम ही था। जी। लेकिन ईश्वर कृपा से हम इस क्षेत्र में भी अपने समाज का नाम ऊंचा कर पाए। बहुत बढ़िया सर। क्रिकेट के अंदर आपका जो रुझान रहा, उसके बाद में आपकी जीवन जो यात्रा रही है उसके बारे में थोड़ा सा आप अनुभव शेयर करिए। क्या क्या उपलब्धि आपने रही है? मैं आपको और कहूँ नरेश जी जी। कि क्रिकेट खाली खेल ही नहीं है। क्रिकेट इज़ ए कंप्लीट फिलोसॉफी ऑफ लाइफ। क्रिकेट आपको विनम्रता सिखाता है, क्रिकेट आपको स्ट्रांग बनाता है, क्रिकेट आप में पेशेंस डेवलप करता है, क्रिकेट आप में कॉन्सेंट्रेशन डेवलप करता है। तो ये सभी चीज़ें हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत लाभ देती हैं और हमने इससे बहुत कुछ सीखा है और उसने हमें बहुत कुछ दिया है। उपलब्धियों की बात करें तो मैं इंटरनेशनल एम्पायर रहा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच 2005 में टेस्ट मैच में। उसके बाद जिम्बाब्वे इंडिया का मैच राजकोट के अंदर, और फिर बाद में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का बोर्ड प्रेसिडेंट 11 का मैच हैदराबाद में। तो ये सब चीज़ें हमें उस ज़माने के हिसाब से मिली। उसके बाद फिर क्या हुआ कि न्यूट्रल एम्पायर्स का टाइम आ गया। तो न्यूट्रल एम्पायर का मतलब टेस्ट मैच में दोनों एम्पायर बाहर के होते थे, तो वो थोड़ा सा चांस थोड़ा कमज़ोर हुआ। लेकिन मैं अपने अंपायरिंग जीवन से बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैंने कुछ क्रिकेट के लॉज, क्योंकि हर खेल में नियम होते हैं और हमारे क्रिकेट में लॉज होते हैं, तो क्रिकेट लॉज में भी मैंने मेरी तरफ से स्टडी करके और 2 अमेंडमेंट इंटरनेशनल लेवल पर करवाए। बहुत बढ़िया। और साथ ही जो इंग्लिश में जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है नॉर्दर्न इंडिया में, तो हमने, और मेरे गुरु हैं प्रोफेसर RS राठौड़, हमने पूरी जो लॉ बुक है उसका पूरा हिंदी वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेशन किया
और उसको पब्लिश करवाया। बहुत बढ़िया। और उस पुस्तक के बाजार में आने के बाद में क्रिकेट बोर्ड ने भी 100 कॉपीज मांगी हमसे। और नॉर्थ इंडिया से पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, यूपी, राजस्थान, यहाँ से एम्पायर आना शुरू हुआ जी। अदरवाइज लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से इन क्षेत्रों से क्रिकेट एम्पायर कम आए। जो मेट्रो से जैसे बॉम्बे है, बेंगलोर है, मद्रास है, कलकत्ता है, इनकी मोनोपोली रही। उसके बाद हमारी इस किताब के आने के बाद में हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी लोगों में क्रिकेट के एम्पायरिंग के प्रति रुझान बढ़ा और वो आगे आए। बहुत बढ़िया। सर व्यवसाय के बाद में क्रिकेट के बाद में समाज में आपका रुझान कैसे हुआ और आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? हाँ, मैं एक और कह दूँ आपको, क्रिकेट में मैं यहाँ सेक्रेटरी भी रहा, उदयपुर का सेक्रेटरी रहा, राजस्थान में भी मैं विभिन्न मेंबर कैपेसिटी में काम किया। ऑल इंडिया लेवल एम्पायर्स एसोसिएशन का मैं मेंबर रहा हूँ जी। वर्किंग कमेटी का मेंबर रहा हूँ सेंट्रल जोन से। समाज की तो एक तरह से मानिए कि चेंज आया है, डिजास्टर चेंज 2011 के अंदर। हमारे एक संस्था है उदयपुर में, उदयपुर विश्वकर्मा जहांगीर विकास संस्था जी। तो उसमें 14 साल से हमारे धर्मनारायण जी शर्मा थे, वो अध्यक्ष थे, और अंबालाल जी शर्मा साहब सेक्रेटरी थे जी। उन्होंने थोड़ी सी अब 14 साल के बाद में कहा कि भाई थोड़ा चेंज आना चाहिए, तो उन्होंने हमें मौका दिया तो मैं सेक्रेटरी बना। और 2011 के बाद में सेक्रेटरी बनने के बाद में उस संस्था को हम उन ऊंचाइयों तक ले गए जिसमें आज हालत ये है कि वो कम से कम भी समाज की विभिन्न गतिविधियों में और दूसरे आयोजनों में आज पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय लेवल तक भी अपना नाम कमा रही है जी। और ये मैं समझता हूँ कि ईश्वर ने मुझे मौका दिया और मैंने उसको पूरा करने की चेष्टा की। मेरा एक चारित्रिक विशेषता रही है नरेश जी कि मैं किसी प्रोजेक्ट में लगने के बाद में फिर मैं कोई दूसरी चीज़ सोचता ही नहीं। बहुत बढ़िया। मेरे को वही लगती है, उठते वही, सोते वही, बोलते वही, चलते वही, जब तक वो काम पूरा नहीं हाँ नहीं होगा तो मैं उसको नहीं छोड़ता। बहुत बढ़िया सर। सर आप समाज में किन किन पदों पर रहते हुए आपके कार्यकाल की क्या क्या उपलब्धियाँ रही है? मैं एक तो निवेदन कर दूं कि पोस्टें पीछे भागी हैं, मैं पोस्टों के पीछे नहीं भागा जी। बिल्कुल। मैंने मैंने पूरी संस्था के 8 साल 9 साल सेक्रेटरी रहा। मैंने रिजाइन किया मेरी स्वास्थ्य की वजह से, वरना मैं सभी पदों पर क्रिकेट में भी और यहाँ पे भी जी निर्विरोध निर्वाचित हुआ हूँ। बहुत बढ़िया। मैंने कभी सामाजिक क्षेत्रों में चाहे खेल का हो चाहे समाज का हो वोटों के महत्व को कभी भी प्रेशर नहीं दिया जी। तो मैं इसका उदयपुर विश्वकर्मा जहांगीर विकास संस्था का सचिव रहा। उसके बाद में मैंने अखिल भारतीय जहांगीर ब्राह्मण महासभा का मैं भी प्रधान हूँ जी। और जो भी बनती में आता है पत्रम पुष्पम मैं उसमें सहयोग करने की चेष्टा करता हूँ पूरे मनोयोग के साथ में। आपके पिताश्री 2016 के अंदर हमारा जो बिल्डिंग का हॉल है उसके उद्घाटन समारोह में माननीय गुलाब जी कटारिया गृह मंत्री राजस्थान सरकार चीफ गेस्ट थे और मैंने विशेष तर से आरपी शर्मा साहब को इनवाइट किया था एज ए गेस्ट और हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये भी जो पत्रकारिता है ये असल में समाज का स्तंभ है और निष्पक्ष पत्रकारिता का महत्व अगर हम नहीं समझेंगे तो हम रुक जाएंगे जी। हम अपने को श्रेष्ठ मान के चलेंगे तो काम नहीं चलेगा। आपको दूसरा पथ दिखाने वाला, दूसरा डायरेक्शन देने वाला भी चाहिए और मैं आपके इस मौके पर माननीय आरपी शर्मा साहब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे निमंत्रण स्वीकार किया और उस फंक्शन में एज ए गेस्ट शामिल हुए और उनका जो समाज को जो देन है और आपने उनके अधूरे कार्यों को जिस ढंग से आगे आप बढ़ा रहे हो, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपको ये शक्ति बनाए रखे और आप इसी काम को, उनके उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद। बिल्कुल सर, कोशिश हमारी पूरी रहेगी। धन्यवाद। सर आपके परिवार के बारे में बताएं। वैसे मैं 4 भाई हैं, चारों भाई का अलग अलग बिजनेस है उनके खुद के और बड़े भाई हैं वो गांव के, हमारा खेती का मैंने बताया ना आपको कि हमने अपना वहाँ का लिंक छोड़ा नहीं है गांव का, एज इट इज़ मेंटेन्ड है। और मेरे 2, एक बेटी है बड़ी, वो जयपुर में शादी हुई है उसकी और वो सेंट एंसलम मानसरोवर में सीनियर टीचर है। उसके एक बेटा है जिसने अभी साल भर पहले ही CA
का एग्ज़ाम क्लियर करके वो सीए बना है। बहुत बढ़िया। उसके बाद में बड़ा बेटा है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सीजीएम है और बॉम्बे पोस्टेड है। छोटे वाला बेटा है वो डीजीएम है एसबीआई के अंदर, अभी दिल्ली पोस्टेड है। जी। और मैं आपको खुशी होगी जान करके ये दोनों भी इंटरनेशनल एम्पायर हैं। जी, बहुत बढ़िया। अपने प्रोफेशन के साथ में ये लोग हमारा, क्योंकि हमारा तो पैशन ही क्रिकेट था ना, तो वो अनायास ही बच्चों में वो चीज़ें आती गई। वो यूनिवर्सिटी खेले भी हैं और उसके बाद में फिर अंपायरिंग का भी उन्होंने अपने प्रोफेशन के साथ साथ में उसका निर्वहन किया है। बिल्कुल। तो ये हमारी छोटी सी है फैमिली। पत्नी है तो पत्नी तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद है कि उसने बच्चों में ऐसे संस्कार दिए कि आज हम उन पर गर्व कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अभी बात आ रही है तो क्रिकेट की बच्चों की, तो उसके बारे में बताएं रिसेंटली अपने बच्चों में से कि किन्होंने कहाँ कहाँ। नहीं, हमारे समाज में भी काफ़ी बच्चे लोग आ रहे हैं। वो मानव सुधार, वो सारे जहांगीर भी है, दो तीन चार जो ने अच्छे कर रहे हैं, दे आर परफॉर्मिंग वेल। वो एनसीए में भी गए हैं, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में भी। और मैं मानता हूँ कि जिस तरह से क्रिकेट अब प्रोफेशनल रूप लेता जा रहा है तो उसमें आपके लाइफ लॉन्ग भी स्कोप है। मैं आपको बता दूं कि अभी आईपीएल में जो 300 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं फॉरेन के इंदर के साथ मिला के, इंडिया के जो प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें से लगभग 70 to 80% बच्चे वो हैं जिन्होंने 12th पास की है। अच्छा। उनको ये पता लग गया है कि अगर अपन इसे मनोयोग से पूरे अगर इसमें क्रिकेट में लगेंगे तो ये खेल हमें लेट डाउन नहीं करेगा, फाइनेंशियली भी नहीं करेगा और सोशली भी नहीं करेगा। तो आप निश्चित मानिए कि हमारे समाज के बच्चे लोग आगे आएंगे और हमारे समाज में भी इस खेल का पूरा जो कहना चाहिए जो ग्रेस उसमें आ रहा है उसके हम भी प्रतिभागी होंगे। बहुत बढ़िया। अभी मैं बताऊं आपको कि ये दोनों जो बेटे हैं हमारे ये दोनों भी मोस्ट प्रोमिनेंट अंपायर्स में हैं इंडिया के। इन्होंने, मेरे बड़े वाले बेटे ने 1997 में उसने ऑल इंडिया एग्ज़ाम में 150 नंबर के रिटन टेस्ट में 147 नंबर लाया हो। बहुत बढ़िया। उससे जो नेक्स्ट था वो कम से कम भी 20-25 नंबर पीछे था पूरे इंडिया के अंदर, और फिर ऑल इंडिया पैनल बना और चल रहा है। तो तपन था 2006 के अंदर ये बना, तो इसने भी टॉप किया पूरे इंडिया के अंदर। तो ठीक है, उनको उनके पिता के एडवांटेज है मैं मानता हूँ, लेकिन उनकी खुद की जो प्रतिभाएं हैं और उनका जो खुद है वो, और अभी तपन आईपीएल कर रहा है पिछले 4 साल से और डीजीएम है एसबीआई के अंदर, दिल्ली पोस्टेड है। और कमलेश जो हमारा बड़ा बेटा है वो भी, उसका भी नंबर था साथ में, लेकिन उसको कुछ अपने प्रोफेशन के हिसाब से या मैं समझो कि रिजर्व बैंक की कमिटमेंट के हिसाब से उतना टाइम उसका नहीं मिल पाया, तो उसने उसको थोड़ा सा इग्नोर किया। बाकी दे आर डूइंग देयर बेस्ट। ओके। तपन जी के बारे में बताएंगे रिसेंटली अभी कौन कौन से मैचेस के अंदर। तपन ने 2021 से दुबई में भी गया आईपीएल के अंदर, वहाँ भी जाके करके आए। उसके बाद में इंडिया में 2 पार्ट में हुआ तब भी किया और लास्ट ईयर किया। इस साल वो उसने 8 मैच में 6 मैच कर चुका है। तो पहले चेन्नई में किया, उसके बाद में फिर वो जयपुर में किया, फिर उसके बाद में वो लखनऊ में किया, उसके बाद में चंडीगढ़ में किया। अभी वो कल मैच किया कलकत्ता में। अगला मैच उसके 2 मैच बॉम्बे में है 3 और 5 तारीख को। बहुत बढ़िया सर। समाज बंधुओं और युवाओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज के बंधुओं से, समाज के कर्णधारों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जो भी काम करें सच्चे दिल से करें और उसमें अपना व्यक्तिगत स्वार्थ और व्यक्तिगत रेपुटेशन और व्यक्तिगत जो आकांक्षाएं होती हैं उनको नहीं थोपें, उनको अलग रखें। आप अपने फील्ड में जान, इसके समाज के अलावा कहीं भी काम कर रहे हैं वहाँ करते रहें। समझ में आता है कि उसमें महत्वाकांक्षा भी रखो, उसमें डेवलपमेंट भी करो, ये करो, लेकिन समाज के मंच पे जब हम आते हैं तो हमारा एक ही ध्येय होना चाहिए कि हमारा समाज कैसे विकसित हो, हमारा समाज कैसे शिक्षित हो, हमारा समाज कैसे आपस में अंडरस्टैंडिंग बने, हमारे समाज एक दूसरे कैसे कोऑपरेट करें। एक दूसरे के सहयोग से ही कोई समाज बढ़ता है, चाहे कैसे कोई भी समाज हो। मेरा उनसे विनती है कि इन सब चीज़ों को, मतभेदों को, नेतागिरी को और राजनीति को भुलाकर
एक मंच पर एक दूसरे को सहयोग करते हुए, एक दूसरे की कैपेसिटी का उपयोग करते हुए, सबको अवसर देते हुए आगे बढ़ें तो हमारा समाज निस्संदेह श्रेष्ठतम समाज बनेगा। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। एक सर, समाज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप क्या बदलाव चाहेंगे? चेंज इज द अनचेंजेबल रूल ऑफ नेचर, जी। ये एक बेसिक है, डार्विन का सिद्धांत है ये। तो मेरा यही मानना है कि दहेज वहेज का भी कम हुआ है, पति भोज का भी कम हुआ है, लोगों में सेंसिबिलिटी आई है, लोग अपने काम के प्रति जागरूक हुए हैं, बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में हम काफ़ी आगे आए हैं जी। और निरंतर उसमें लगे हुए हैं। तो मेरा तो यही है कि संस्कारों का ध्यान रखें, खाली पैसे के पीछे नहीं भागें। खाली पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है, आपको अगली पीढ़ी को कुछ दे के जाना है तो वो खाली ऐसा ही नहीं है कि आप एसेट्स के हिसाब से दे के जाएँ, आप उनको दूसरी चीज़ें दे के जाएँ, रेपुटेशन दे के जाएँ। संस्कार आपने क्या दिए, क्योंकि संस्कारों से संस्कृति चलती है। जी बिल्कुल। संस्कारों के बिना संस्कृति के चलने कल्पना करना भी बेकार है। तो मेरा सबसे विनम्र निवेदन है कि बच्चों में ये संस्कार डालें, बड़ों का आदर भाव रखें, बड़ों की बात सुनें, सुनना सीखें, सुनने के बाद में उचित हो वो जवाब दें, उनका जो भी एटीट्यूड है वो उस तरह का हो कि वो विनम्र भाव से समाज में विचरण कर सकें, अपनी जगह बना सकें। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ, तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।